त्रिशूल। पार्वती लकड़ी के जलते हुए बड़े बड़े गोल टुकड़े शंकर के सामने डाल रही थी। शिव शंकर पार्वती के पास आना चाहते थे। पार्वती डर रही थी। वह उनसे दूर रहना चाहती थी। शंकर उसके पास न आ सके इसका वह पूरा प्रयत्न कर रही थी। शंकर के हाथ में सिर से ऊंचा त्रिशूल था। ऊंचा पूरा शरीर दिखाई देता हुआ भी अदृश्य, आच्छादित। पूर्ण आवेग, हौसला व इच्छा शक्ति के साथ वे पार्वती के निकट आने का निश्चय भरा प्रयास कर रहे थे। शिव शंकर पार्वती की निकटता चाहते थे। भयभीत पार्वती ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वह मार्ग में व्यवधान उपस्थित कर रही थी। पार्वती के पास है उसकी मोहिनी, उसी की प्रतिकृति, उसकी नन्ही बेटी। उसे डर है शंकर उसकी बेटी छीन लेंगे। पार्वती अपने अस्तित्व को इस तरह देना नहीं चाहती। वह शंकर को और उनके लगाव को देखकर भी अनदेखा करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहती है। शंकर थोड़ी देर के लिए आंखों से अदृश्य हो गए। फिर भी पार्वती भयभीत है। शंकर जरूर फिर से आकर उसे मोहिनी से अलग कर देंगे। वह खूब सचेत है। व्यवधान की पूरी व्यवस्था कर लेना चाहती है कि ऐसा हरगिज न हो। हुआ यूं कि पार्वती अपनी मोहिनी के साथ गांव शहर से दूर एक पगडंडी पर खड़ी थी। वह अपनी पुत्री को बहला रही थी। इसी बीच दूर कहीं उसे एक ट्रक दिखाई दिया। उसने ट्रक की ओर इशारा करते हुए पुत्री से कहा, देखो वहां शहद है और गुलाब जामुन भी है। 4 वर्षीय बेटी को गोद में लिए वह उसे बहलाते हुए धीरे धीरे कह रही थी। करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़े धुंधले ट्रक तक उसकी आवाज पता नहीं कैसे पहुंच गई। दूर पगडंडी पर खड़े उस ट्रक के अतिरिक्त आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे और उजाले के बीच कुछ सुरमई सा आलोक फैला था। न सूर्य था, न ही चांद सितारे। मौसम से सर्दी गर्मी का कुछ भी एहसास नहीं था। यहाँ तक कि हवा चल रही है इसका भी भान नहीं होता था। पार्वती अपनी बेटी के साथ थी और दूर वह ट्रक था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ एक पुरुष वहीं से पार्वती और मोहिनी की ओर देखते हुए कहने लगा, हाँ हाँ आओ, यहाँ शहद भी है और गुलाब जामुन भी है, आओ आओ। वह हाथ से बुलाने का संकेत भी कर रहा था। पार्वती डर गई। वह अपनी मोहिनी को लेकर तुरंत वापस लौट पड़ी। पता नहीं कितना चली, कब तक चली। फिर उसने देखा वह मिट्टी के बने एक अनजाने घर में पहुंच गई है। शायद यही उसका घर था जो आज तक उसके लिए अनजाना था। यहाँ आकर वह अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी। कभी दीवारों को और कभी छत को देखते हुए उसे थोड़ा ढांढस बंधा था। यहाँ उसके साथ मोहिनी थी और कोई भी नहीं था। मकान में दरवाजों के पट नहीं थे। खिड़कियों में भी जाली और पट नहीं थे। मिट्टी की दीवारें बहुत चौड़ी, खुरदुरी, कुछ ऊबड़ खाबड़ सी थीं। जमीन लिपी हुई थी मगर चिकनी, सपाट, समतल नहीं। ऐसा लगता था मानो जमीन के एक टुकड़े को लीप कर दीवारों से घेर कर उसे छत से ढक दिया हो। पार्वती इसी अनजाने से अपने घर को विश्वास और आश्वासन के साथ देखने में तल्लीन थी। तभी उसने दरवाजे के बाहर देखा, दूर से एक पुरुष चला आ रहा था। वह नग्न तो नहीं है पर उसके वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। शरीर खूब हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखाई दे रहा है, किंतु मुखाकृति धुंधली ही दीख पड़ती है। चेहरा पहचाना हुआ लगने पर भी अस्पष्ट है। उसके हाथ में बहुत ही भारी, मोटा और उसके सर से ऊंचा त्रिशूल है। वह बड़े वेग से चला आ रहा है। पार्वती उसे देख रही है मगर रोक नहीं सकती क्योंकि घर में खुले दरवाजों को बंद करने के पट नहीं है। पार्वती को लगा त्रिशूलधारी यह व्यक्ति वही है जिसे उसने कुछ देर पहले ट्रक में ड्राइवर की सीट पर बैठे देखा था। लेकिन तब उसका रूप शांत, सौम्य, प्रेम के प्रति आग्रहपूर्ण और मानवीय था, किंतु अब क्रोधित दिखाई दे रहा है। शंकर बहुत करीब आ गए। शंकर और पार्वती एक ही कोठरी में आमने सामने खड़े हैं। पार्वती के पास खड़ी मोहिनी को अपने से सटाकर चिपका रखा है।
शंकर को रोकने के लिए पार्वती न जाने कहां से जलते हुए लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर अपने और शंकर के बीच में डालते हुए जलती आग का व्यवधान उपस्थित कर रही है। वह न जाने क्या क्या प्रयास कर रही है जो उसे अब ठीक से याद नहीं आ रहा है, मगर उसे इतना याद है कि वह साथ ही साथ चीखती भी जा रही है। किसी को सहायता के लिए पुकार रही है, पर उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही है। मौन चीत्कार की अजीब सी बेबसी में गले में खराश का अनुभव होने लगा। मुंह से आवाज न निकल पाने की क्रिया ने आवेश के साथ शरीर में शक्ति का संचय किया और मोहिनी की मां ने अपने शरीर को हिलाने की शक्ति प्राप्त कर ली। सिर को हिलाते हुए हाथ उठाकर करवट बदलने की प्रक्रिया में उसकी नींद खुल गई। हाथ में त्रिशूल देखकर ही उस पुरुष को उसने शिव शंकर मान लिया था और शंकर को अपनी ओर आता देखकर वह स्वयं को पार्वती मान रही थी, जबकि वह मोहिनी की मां रेणु है। नींद खुलने तक उसे लगा कि शंकर थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो गए हैं। रेणु के मन में यह भय अभी भी विद्यमान था कि शंकर पुनः आकर उसे और मोहिनी को अलग कर देंगे। इस भय के साथ रेणु ने गले में गहरी खराश का अनुभव किया, साथ ही बहुत देर से संघर्ष में जूझते हुए अपने शरीर को बोझिल व थका हुआ पाया। रेणु की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वह रोजमर्रा के काम में लग गई, किंतु मस्तिष्क खाली नहीं था। भोर से पहले देखा हुआ सपना बार बार उसे भयाक्रांत कर रहा था। फिर भी वह इस बात से आश्वस्त थी कि यह केवल सपना है, यथार्थ नहीं। इसलिए अब दिन में डरने की कोई बात नहीं है। मगर मन असमंजस में ही रहा कि ऐसा सपना क्यों दिखा। वह ट्रक ड्राइवर शायद ट्रक का मालिक भी था। फिर शंकर का वह रौद्र रूप, उसने क्यों कहा था, देखो यहाँ शहद है, गुलाब जामुन है, और उसका त्रिशूल लेकर इस तरह चले आना। दिन भर अनेक विचार मस्तिष्क में घूमते रहे। कहीं कोई और छोर नहीं मिला। शिव और पार्वती दोनों ही नाम ऐतिहासिक, पौराणिक और पारिभाषिक हैं, जो प्रेम, तपस्या और दृढ़ निश्चय के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। फिर पार्वती अपने शिव से दूर क्यों रहना चाहती हैं? रेणु बार बार इस बात पर विचार करती रही। सुबह उसने मोहिनी के पापा को पूरा स्वप्न बताया, साथ ही इसका कारण जानने की इच्छा भी जाहिर की, किंतु उनसे कोई समाधान नहीं मिल सका। 10 बजे खाना खाकर मोहिनी के पापा ऑफिस चले गए। रेणु का मन अपनी आंतरिक अंधेरी गुफाओं में भटकता रहा। चेतन अर्ध चेतन में पड़ी स्मृतियों पर विचार करता रहा। नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, घर ठीक करना, सभी काम करती हुई रेणु खोई खोई अशांत सी रही। शाम के 5:30 बज गए। बड़ा बेटा सूरज स्कूल से आ गया। घर में आटा नहीं है। रेणु बार बार आटा चक्की पर जाने के लिए कहती है, जा बेटा, पहले गेहूं पिसा ला, सब्जी भी लाना है, खाना कब बनेगा? अभी तेरे पापा आ जाएंगे। सूरज तुनकते हुए कहने लगा, नहीं मम्मी, मैं पहले कुछ खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, बाद में जाऊंगा। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला 16 साल का बच्चा मचल कर बोला, मम्मी पहले कुछ बना दो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। रेणु ने उसके लिए सुबह की सब्जी और चावल गर्म किया, एक आमलेट भी बना दिया। सूरज धीरे धीरे खाते हुए अपनी छोटी बहन मोहिनी को लाड भी करता रहा। बाद में गेहूं पिसाने चक्की पर गया। 6:15 बजे पिंकी बेटी स्कूल से आ गई। बरडी से रघुजी नगर तक का लंबा रास्ता, भीड़, ट्रैफिक देखते देखते वह भी थक जाती है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई, साथ ही सहेलियों की बातों का बवंडर दिमाग में लिए वह अन्य मनस्क सी घर आती है। आते ही उसे भी कुछ नाश्ता चाहिए। वह भी मचलते हुए लहजे से माँ को देखती है। रेणु ने उसे गर्म दूध दिया। बेटी खिन्नता के साथ तुनकते हुए दूध पीने लगी। रेणु सोचती है, चलो थोड़ी देर के लिए शांति हुई। तभी छोटी बेटी मोहिनी हड़बड़ाते हुए घर में आई और मम्मी को ढूंढते हुए कहने लगी, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? मुझे जोर से भूख लगी है। उसके कपड़े और हाथ पैर धूल में सने हैं। भूख का अनुभव होते ही वह भागती हुई आई थी।
रेनू ने उसे प्यार से कहा, अच्छा बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भैया गेहूं पिसाने गया है, मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बनाऊंगी। बेटी बहल जाती है। खिड़की पर खड़ी होकर झूलते हुए और बाहर देखते हुए वह अपने स्कूल की बातें बताने लगी। पता है मम्मी, आज हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को केला खाने के लिए दिए थे, साथ ही दौड़ना भी था। पता है, ऐसे दौड़ना था। और वह शीघ्रता से खिड़की से उतरकर कमरे के अंदर की ओर दौड़कर बताने लगी। फिर अपनी अधूरी बात को पूरा करती हुई कहने लगी, पहले दौड़ना था, दौड़कर जल्दी से केले के पास जाना, केला छीलकर खाना और फिर दौड़कर वापस आना, तब टीचर नंबर देती है। रेनू ने हंसते हुए ममता भरी नजर से बेटी को देखा। उसके स्कूल में गैदरिंग चल रही है। आज केजी क्लास के बच्चों की खेलकूद की प्रतियोगिताएं थीं। केले की बात से उसे पुनः अपनी भूख की याद आ गई। वह थोड़ी खुशामद सी करती हुई बड़े ही प्यारे ढंग से कहने लगी, मम्मी, पता नहीं क्यों मैं जब भी खाना खाती हूँ, पता नहीं क्यों फिर से भूख लग जाती है। बार बार भूख लगती है, अब मैं क्या करूँ मम्मी? कहकर नन्हे नन्हे हाथों से उसने अपनी ठुड्डी थाम ली और आंखों को गोल गोल नीचे ऊपर घुमाने लगी। रेनू ने उसे प्यार से गले लगा लिया, उसके मुंह हाथ धुलाकर कपड़े बदले, उसे भी दूध दिया। दोनों बहनें पढ़ाई करने बैठ गईं। रेनू भोजन पकाने की तैयारी में लग गई। साथ ही दिमाग में वही रात के सपने वाली बात फिर से घूमने लगी। सूरज आ गया, पराठे बन गए, पालक की सब्जी भी बन गई। स्कूटर की आवाज सुनकर मोहिनी बाहर भागी। उसके पापा आ गए थे। सबने खाना खाया। बच्चों की पढ़ाई के साथ थोड़ी धूमधाम भी चलने लगी। कभी कोई किसी के पीछे दौड़ता तो कोई अचानक चिल्ला पड़ता और कभी कोई आकस्मिक रूप से रोने लगता। बच्चों के पापा आराम से लेटे कुछ पढ़ रहे थे। रेणु भी शांति से लेटना चाहती थी। बच्चों के बोलने और झगड़ने से इतना शोर हो रहा था कि घर में शांति कहीं खोजने से भी नहीं मिल रही थी। एक तो दिन भर का काम, साथ ही रात में देखे सपने का मानसिक बोझ और अब बच्चों की चिल्लपो। रेणु को छाती में थोड़ा दर्द महसूस होने लगा। यह दर्द उसे कभी कभी होता है जब दिमाग पर अधिक बोझ हो, चिंता या मानसिक तनाव हो, ज्यादा शोर आवाज भी सहन नहीं होता है। वह बेमन से कहानी की एक किताब देखने लगी। मोहिनी पापा के पास आ गई। पापा का लाड़ प्यार देखकर वह अपना रोना गाना बड़े जोर शोर से बताने लगी। उनकी बातों का सिलसिला देखकर रेणु ने पति से कहा, मुझे आज कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। तुम मोहिनी को लेकर हॉल में थोड़ी देर आराम करो ना, थोड़ी देर की शांति से मुझे अच्छा लगेगा। मोहिनी और उसके पापा हॉल में आ गए। यहाँ पिंकी अपना बस्ता फैलाए बैठी थी। बेटा अपने बेडरूम में पढ़ रहा था। रेणु ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और चुपचाप लेट गई। फिर से सपने की बात उसके ध्यान में कौंधने लगी। कमरे में शांत थी। मन एकाग्रता के साथ सपने के विषय में सोच रहा था। जीवन की परतें जैसे धीरे धीरे खुल रही थीं। उसे याद आया 20 साल पहले जब उसने मैट्रिक के पेपर दिए थे, उसकी शादी के लिए कहीं से रिश्ता आया था। पहल भी उन्होंने ही की थी और आग्रह भी बहुत किया था। रेणु ने सुना था वे लोग बहुत अमीर हैं, उनके अपने ट्रक चलते हैं, रिश्ता बराबर वालों में ही किया जाना चाहिए। यह सोचकर रेणु ने उनकी रिश्ते की आग्रहपूर्ण बात को अस्वीकृत कर दिया था। वह बात खत्म हो गई। रेणु पढ़ती रही। बीए होने के बाद उसकी शादी हो गई। आज उसका पति है, बेटा है, बेटियां हैं। पक्का बड़ा मकान है। मकान में 5 दरवाजे और 4 बड़ी खिड़कियां हैं। सब में पट हैं। चाहो जब बंद होते हैं, चाहो जब खुलते हैं। पुटिंग से चिकनी दीवारें रंग बिरंगे ऑयल पेंट से सजी हुई हैं। रंगीन छिटके वाली टाइल्स का फर्श है। पूर्णतः व्यवस्थित मकान है। फिर रात सपने में वह कच्चा मकान क्यों दिखा? ऐसा कच्चा और बेढब मकान तो उसके किसी रिश्तेदार का भी नहीं। फिर ऐसा मकान क्यों दिखा? और वह त्रिशूल, वह रौद्र रूप, वह धुंधला सा चेहरा, उसे कुछ याद आने लगा। विवाह का वह आग्रहपूर्ण प्रस्ताव। 20 साल हो गए। अचानक उसे रोमांच सा हुआ।
साथ ही भय भी लगा कि उसकी मोहिनी को कोई उससे छीन रहा है। वह पूर्णतः सचेत होकर बैठ गई और सोचने लगी, मोहिनी को उससे अलग कोई कैसे कर सकता है। और फिर मोहिनी अकेली तो नहीं, उसका बेटा सूरज उसकी आंखों का तारा है। वह अपने बेटे को इंजीनियर के रूप में देखना चाहती है और पिंकी, वह तो बिल्कुल उसी के समान है, शांत, गंभीर, लगनशील। वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहती है। छोटी सी गुड़िया मोहिनी सुंदर गोल चांद सा मुखड़ा, घुंघराले बाल, चतुराई भरी मीठी मीठी बातें अभी से कहती है, मम्मी मैं बड़ी होकर आपको सुई लगाऊंगी, खूब कड़वी कड़वी दवाई पिलाऊंगी, मैं डॉक्टर बनकर बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाऊंगी, फिर तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, समझे। रेणु की जागती आंखों में मधुर स्वप्न तैरने लगता है। वह देखती है उसकी बेटी मोहिनी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के रूप में सफेद कोट पहने चली आ रही है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मोहिनी के पापा कह रहे थे, मोहिनी सो गई है। रेणु ने दरवाजा खोला। मोहिनी के पापा ने बेटी को पलंग पर सुलाया, वे भी लेट गए। हॉल में पिंकी बिना ओढ़े सो रही थी। रेणु ने उसे ठीक से बिस्तर में सुलाकर कंबल ओढ़ाया। सूरज के सिर के नीचे तकिया नहीं था, तकिया लगाकर उसे ठीक से ओढ़ाया, बंद खिड़की का पर्दा ठीक किया। दिसंबर में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। बाहर अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। रात की नीरव शांति को चीरकर कहीं दूर से आने वाली कोई आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। मोहिनी के पापा गहरी नींद में सो गए। बिस्तर पर लेटी रेणु कहानी की किताब के पन्ने पलटती रही। अब उसके मन और मस्तिष्क पर रात के सपने का कोई बोझ नहीं था। कितना बजा होगा? घड़ी देखी, रात के 11 बजे हैं। दीवार घड़ी के पास तपस्यालीन शिव के चित्र का कैलेंडर टंगा है, जिसमें उनके एक हाथ में त्रिशूल है। उसने सोचा, शायद यही त्रिशूल उसके मस्तिष्क के किसी कोने में रहा होगा। विचार शांत प्रवाह की तरह बहने लगे। मन में विश्वास जागा, नीरवता में डूबा पूरा मकान उसका अपना है। मकान के सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद हैं। वह बहुत देर तक अपने घर और परिवार के विषय में सोचती रही। नींद से बोझिल आंखों में कहानी की किताब के अक्षर कहीं बेमेल और कहीं फैलते से दिखने लगे। उसने लैंप ऑफ किया। न चाहने पर भी अचेतन मन में छिपी आशा आकांक्षाएं किसी तरह अपने प्रतीक ढूंढ लेती हैं। किस तरह अनकही अनुभूतियां अभिव्यक्ति पा जाती हैं। आंखें बंद करके वह पुनः त्रिशूल के विषय में सोचने लगी।